गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर दूसरे दिन भी तमाम अधिवक्ताओं के बीच काफी दमखम देखने को मिला, जिसमें अध्यक्ष पद, सचिव पद और अन्य पदों के लिए बाकी प्रत्याशियों ने भी अपने अपने जनसमूह के साथ नामांकन किया। वहीं प्राइम 80 न्यूज की टीम ने धुरंधर प्रत्याशियों से बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता के सवालों पर क्या अपनी जवाबदेही रखी उन्होंने। गाजियाबाद में जो बार एसोसिएशन चुनाव चल रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दावेदारों की जो प्रत्याशी हैं वो अपनी दावेदारी पूरे नामांकन तौर पे कर रहे हैं। अभी जो जितने भी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे हैं उनसे हम मिले हैं और उन्होंने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं आज हम प्राइम 80 न्यूज़ की टीम ने सह सचिव प्रशासन हेतु नामांकन भरने वाले अंकित त्यागी से मुलाकात हुई है। वो हमें बताएंगे कि आगे उनकी रणनीति क्या है और चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया है। जी नमस्कार, मैं अंकित त्यागी अधिवक्ता सह सचिव प्रशासन पे जो मैं इस समय गाजियाबाद बार एसोसिएशन 2020-21 में प्रत्याशी हूँ। और अभी तक जो है सभी अधिवक्तागण, चाहे सीनियर हो चाहे महिला अधिवक्ता हो, सबसे मुझे बहुत अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं यही चाहता हूँ जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, खासकर प्रशासन में, जैसे कहीं भी अधिवक्ता जाते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, डीएम ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, हर जगह उनको इंतजार करना पड़ता है। जबकि ये गाजियाबाद में इतने केस, उनके मुकदमे डेली लगे होते हैं, तो उनको वहाँ देखें या वहाँ जाकर वो लाइन में लगे। दूसरा, अधिवक्ताओं के लिए आता कोई हेल्थ पैनल नहीं है, तो मेरा एक ये मुद्दा मैं लगातार उठाता आ रहा हूँ पहले से। और ख़ासकर इससे बड़ी समस्या है गाजियाबाद के अंदर पार्किंग की समस्या। अधिवक्ताओं के लिए कोई पार्किंग अभी तक नहीं है, तो और बाहर से, आउटसाइडर से लगातार पार्किंग आते हैं, तो उससे जो है गाजियाबाद कोर्ट का लगातार माहौल बिगड़ता आया है। तो ये सब इन मुद्दों के साथ मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी तक प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है सभी, खासकर बुजुर्ग अधिवक्ताओं का, महिला अधिवक्ताओं का, तो अगर ये प्रेम मिलता रहेगा तो मुझे ये मौका ज़रूर मिलेगा कि मैं अधिवक्ताओं के लिए ये कदम उठा सकूँ। तो इस वाले जो पोजीशन है, इस पर कितने प्रत्याशी हैं आप? अभी इस पर जो है करीब 3 से 4 प्रत्याशी आए हैं। तो कुछ नए प्रत्याशी हैं, कुछ पुराने प्रत्याशी हैं, हाँ। तो अब बाकी तो अधिवक्ताओं का मूड है, अधिवक्ताओं के ऊपर है ना, जैसे सबको लगे, क्योंकि सब जनता है, विद्वान अधिवक्ता है, तो जैसा सब चाहेंगे वही निर्णय होगा। तो आगे की वोट की अपील आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से लोग आपसे ज़्यादा इम्प्रेस हों और आपसे वोट की अपील? देखिए, क्योंकि सब विद्वान अधिवक्ता है, तो केवल जो अधिवक्ताओं के जो मुद्दे हैं, अधिवक्ताओं की जो परेशानी है, उन्हीं परेशानियों को उठा के अगर उन्हें मैं लगातार समझा रहा हूँ कि क्या मेरे मुद्दे रहे हैं, क्या मेरी सोच है, तो उसी प्रकार जो है विद्वान अधिवक्ता जो है लगातार समर्थन दे रहे हैं और वोट के लिए भी वो जरूर प्रयास करेंगे। राजनीतिकरण में अब जो आज का मतदान नॉमिनेशन था, वो आज जो है अध्यक्ष पद के सत्यकेतु सिंह जी ने आज अपने नॉमिनेशन भर दिया है। अब उनसे जानते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है और वो इस चुनाव को किस तरह से नज़रिए से देखते हैं। आगे की रणनीति ये है भाई कि नॉमिनेशन के बाद मैंने अपना छोटे से 2 शब्दों का उद्बोधन किया था। चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है, तो हमारे तो इस बार के लिए वो अध्यक्ष यहाँ के रहे हैं, बार के हमारे आदर्श पुरुष हैं। और मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि इस बार को वही प्रतिष्ठा दिलाई जाए जैसी चौधरी चरण सिंह जी की रही थी। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नैतिकता, आचरण आपका सदाचार का रहना चाहिए, अपने जो सिद्धांत हैं उनसे डरी नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज होना चाहिए। हमारी न्यायपालिका में निहायत भ्रष्टाचार हो चुका है, अजब किस्म का उत्पीड़न भी है, इन सबसे लड़ना है।
हमारे जो अधिवक्ता बंधु हैं उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे चैम्बरों की समस्या है, चैम्बर काफ़ी कम है। तो होता ये रहा है कि अब तक जो हमारे पिछले कोई 15 साल से जो हमारी बार है, इसमें जो अधिकांश पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और सेक्रेटरी हों, ये एक व्यापार का रूप ले चुका है। यहाँ 15-20 लाख रुपए का दावतों पे, मुर्गा और शराब पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद कैसे उसकी रिकवरी हो, इस प्रयास में रहते हैं, जिसके कारण से जो मूल समस्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा पाता। तो मैं निश्चित रूप से ही प्रयास करूँगा, जैसे चैम्बरों का मैं आपको सामने निवेदन करूँ कि सीबीआई कोर्ट के बराबर में चैम्बर बने हुए हैं कई साल से, लेकिन आज तक बार के हमारे पदाधिकारी उसका आवंटन नहीं कर पाए। और आवंटन ना कर पाने के पीछे यही है कि भाई भतीजावाद, कैसे उसमें से क्या किया जाए, तो बंदरा बात वहाँ पर हो नहीं पा रही है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। और भी जगह मौजूद है जहाँ पर अधिकतर समस्या के रूप में जो है निदान के रूप में जगह मिल जाएगी। तो ये मूल तो यही बातें हैं। कुछ और मूल समस्याएं जैसे श्रम की बात भी हमारे लिए कि आज तक हम प्रॉपर जो हैं वो बाथरूम का भी जो है प्रबंध नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से प्राथमिकताएं रहेंगी कि जो मूल आवश्यकताएं हैं। फिर इस प्रकार ये कोरोना काल में आप सबने देखा है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और संकट भी बढ़ा है। तो जो मेडिकल एम पॉलिसी है उसकी तरफ भी लोगों को आकर्षित करेंगे और प्रयास करेंगे ग्रुप जो है पॉलिसी हमारी बने। और मूल बातें तो यही हैं, बाकी तो बहुत से काम अभी आएंगे। तो उनका जैसे देखा जाता है कि और भी प्रत्याशी हैं वो अपनी दावेदारी ज़्यादा ठोक रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मूल समस्याएं हैं, जिस तरह से कि गंदगी को लेकर, शौचालय बनवाने को लेकर, पार्किंग को लेकर और नए अलॉटमेंट जो चैम्बर हैं उनको लेकर, तो सबकी दावेदारी सभी सेम है। तो आपका क्या इसमें अलग है? नहीं, अलग सिर्फ ये है कि अब तो जो हमारे मतदाता हैं उनको ये देखना है विश्वसनीयता, कि जो भी कैंडिडेट हैं, कहने के लिए तो जितने भी हैं किसी से भी पूछ के आप अपना घोषणा पत्र बनवा सकते हैं। विश्वसनीयता क्या है, आपका पास क्या है, पहले आप क्या काम करते रहे हैं। 44 साल के लगभग का मेरा ये जीवन है अपना वकील के रूप में, और अपने इस जीवन में जिसमें 16 साल में जिला शासकीय अधिवक्ता भी रहा हूँ, आमतौर से ये सुनवाई में पड़ता है कि शासकीय अधिवक्ता तो जो सब होते हैं भ्रष्ट होते हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई मेरे पर उंगली उठा सके। तो ट्रैक रिकॉर्ड जो मेरा है वो मैंने साफ रखने की कोशिश की है। और संघर्ष का जहाँ तक सवाल है, जुडिशरी की जितनी भी इस तरह की खराबियाँ हैं उनके विरुद्ध मैं अकेला संघर्ष बहुत समय से करता रहा हूँ। और आपको जानकारी यहाँ सब अधिवक्ताओं को भी है कि अभी पीछे मैंने बल्कि अपने नाम से हाई कोर्ट में रिट भी फाइल की थी, जिसमें खुद ही मुझे बहस करनी पड़ी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना टेरर था वहाँ पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध, आवाज़ नहीं उठा सकते हाई कोर्ट में भी। और कारण ये लगता है कि हाई कोर्ट थोड़ा सा और सचेत हो जाए तो हम इस भ्रष्टाचार को यह ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से वो प्रयास करूँगा। वैसे ही देखा जाए तो कि अब की बार वोटिंग बढ़े हैं, तो नए यूथ के लिए आप क्या देखना चाहते हैं? युवाओं की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उनके अंदर जागरूकता के साथ साथ उनको संस्कार अच्छे दिए जाएँ। यहाँ पर कानून के मुताबिक जो है काम हो, न्यायालय हमारे जो काम करें वो सब कानून के मुताबिक करें, भेदभाव ना हो और शक्ल देख के काम ना हो, भ्रष्टाचार से काम ना हो। तो इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास को जब करेंगे तो निश्चित रूप से इससे जो है सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वो नए अधिवक्ताओं को होगा, क्योंकि ये संकट सबसे ज़्यादा उन्हीं को फेस करना पड़ता है, उत्पीड़न भी उन्हीं का ज़्यादा होता है। अब जैसे अब मैं इतने साल का हो गया तो अब किसी जुडिशल ऑफिसर का इतना तो संभव नहीं है कि मेरा उत्पीड़न कर सके, लेकिन नए अधिवक्ताओं को वो जो उत्पीड़न सहना पड़ता है उससे हतोत्साहित भी होते हैं। वो बहुत से प्रलोभन भी उन्हें अजीब जिससे दिए जाते हैं, क्योंकि जब कानून से काम नहीं होगा तो अधिवक्ता को निश्चित रूप से वो और माध्यमों को खोजने का प्रयास करेगा। तो ये सारी जो कुव्यवस्था है इसको दूर करेंगे और इसका निश्चित सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो नए अधिवक्ता को ही होगा। तो आने वाले जो मतदाताओं के लिए आपकी क्या अपील है, किस तरह से वो अपना मत जो है आपको दें? मेरा तो ये निवेदन है कि स्वयं भी मतदान करें मेरे पक्ष में, और जो अधिवक्ता हैं उनको भी मतदान मेरे पक्ष में कराएं और चर्चा करें। मैंने अपनी एक अपील भी जारी की है कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। तो यहाँ मुद्दों पर चर्चा करें आपस में, उसके बाद वोट करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले कई साल से चुनाव में हमारे यहाँ मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। चर्चा कैंडिडेट ने कैसी दावत की है, कैसा उसका प्रबंध है, कौन से रेस्टोरेंट में ले गया है, क्या उपहार दे रहा है वो,
नमकीन उसकी कैसी थी, मुर्गा उसका कैसा था, इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। उस चर्चाओं के अंदर जो असल मुद्दे हैं वो दब जाते हैं और ये जानबूझ के किया जाता है कि जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा ही ना होने दी जाए। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि अब मुद्दों पे कि हमें पीछे से सीख लेनी चाहिए और आगे के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए, और इस दृष्टिकोण से जो है कैंडिडेट को ये देखते हुए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, किस तरह का व्यवहार उसका रहा है, निष्कलंक जो हो उन्हें दिखाई दे, या मैं कहूँ कम से कम कलंक दिखाई दे। बहुत से कम उम्मीदवार हैं, तो निश्चित रूप से उसको ही पक्ष में मत करें, ऐसा मेरा निवेदन है। और यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत भी है। बदलाव की रीति है और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक आदमी किसी सिस्टम को बदल नहीं सकता और फिर आपको सैकड़ों की संख्या में हो। अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। दूसरा दिन होने के बाद आज जो नामांकन भरा गया है, उसके बाद जो सचिव पद पे भी लोगों ने काफ़ी नामांकन किए हैं। आज हम जो सबसे भावी दावेदार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह है और आगे चल के चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या रणनीतियाँ हैं। आज हम सभी साथियों ने एकजुट होकर नामांकन करा है। मैं अपने सभी साथियों का आभारी हूँ। अब हमारी यही सोच भी रहेगी और यही कार्यशैली भी रहेगी कि अपने सभी साथी अधिवक्ताओं के लिए हर संभव प्रयास करें, जिस सकारात्मक सोच के साथ, जिससे भी उनकी जो समस्या है उसका निराकरण करें। तो मेरा ये सवाल है नितिन जी कि आगे के जो माहौल में है, कई चीज़ें हैं, लोगों की परेशानियाँ हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं कि आगे चल के आप उन पर काम करेंगे? सबसे पहले यहाँ समस्या युवाओं के साथ है, तो युवाओं की जो निजी समस्या हैं उनका निस्तारण हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है और ये कोई समस्या बड़ी बना रखी है। बेसिकली ये समस्या बड़ी है नहीं। हमारे कई साथी यहाँ नगर निगम में हैं, उनके सहयोग से हम पानी की समस्या का बहुत आसानी से समाधान कर सकते हैं। शौचालय की बहुत आसान, जो वर्तमान सरकार की नीतियाँ चल रही हैं उसके अनुसार हम लोग शौचालय की समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यहाँ महिलाओं के लिए समस्या है कि कॉमन रूम नहीं है, हम कॉमन रूम की समस्या का भी निराकरण कर सकते हैं सब लोग साथियों के सहयोग से। तो पिछली बार की जो कार्यकारिणी है उसको देखकर आप किस तरह कहते हैं कि वो किस तरह के अपने काम में सफल रही है या कुछ कमियां रही हैं जिनको लेकर आप आगे सोच रहे हैं? मेरी मानसिकता किसी का विश्लेषण करने की बिल्कुल नहीं है। मैं किसी की लाइन छोटी नहीं करना चाहता, अपने कार्य से अपनी लाइन बड़ी करूँगा और मेरी केवल सकारात्मक सोच है कि जो भी करके दिखाना वो कर दिखाएंगे। हमें किसी में कोई कमी ना दिखी है ना हम दिखती है। ना भाई कोई बात। तो इसमें मुझे ये बताइए कि आगे चल के जो आपकी दावेदारी है, आप अपने वोटरों से किस तरह से अपील कर सकते हैं? चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें आदमी केवल प्रेफरेंस चुनता है कि ए से बी बेटर है, बी से सी बेटर है। जो हमें पसंद करेगा वो हमें वोट देगा, बाकी सभी भाई हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप भी वकील हैं, आप भी देख रहे हैं यहाँ के माहौल को देखकर, तो आपको क्या लगता है कि आगे चुनाव की भागीदारी आपके उम्मीदवार की कैसी रहेगी? नहीं, हमारे जो उम्मीदवार हैं इनकी उम्मीदवारी पर किसी को कोई संदेह नहीं है। ये बहुत अच्छी मतों से विजय होने जा रहे हैं। जी, तो जिस तरह से मामलात हैं देखे जाते हैं कि परेशानियां हैं कचहरी में, आप उनसे देखते हैं कि आगे उस काम को कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। यंग हैं और इनसे बड़ी उम्मीद है, सभी से उम्मीद है। ऐसे तो बाकी जो है ये हमारा परिवार है, हम चाहेंगे कि अगर यंग साथी हमारा कोई बनता है सेक्रेटरी के पद पे, जीतता है, तो उससे बड़ी हमारी उम्मीदें लग रही हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि आगे चल के चुनाव वोटिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और वोटिंग जो है न्यू जनरेशन को देखा जाए, तो आप उनको देख करके यार सोचते हैं आगे फिर? वोटों की संख्या नहीं बढ़ी है, उसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ी है ना। पहले भी लगभग यही संख्या रहती थी 2300-2400, लेकिन अब वक्त के साथ कुछ युवा साथी ज़्यादा हो गए हैं, है ना। तो संख्या नहीं बढ़ी है, सिर्फ युवाओं की भागीदारी बढ़ी है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भाई मेरी बहनें मेरे साथ रहेंगे और मुझे सेवा का मौका देंगे। लगभग यही संख्या रहती थी 2300-2400, लेकिन अब वक्त के साथ कुछ युवा साथी ज़्यादा हो गए हैं, है ना।
तो संख्या नहीं बढ़ी है, सिर्फ युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भाई मेरी बहनें मेरे साथ रहेंगे और मुझे सेवा का मौका देंगे।